अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक अहम कानून के बारे में मैं आपसे मुखातिब हूँ। वो आम तौर पर आपने सुना होगा कि स्टे हासिल कर लिया जाए। तो देखना ये है कि स्टे क्या होता है और ये कब हासिल किया जाता है और स्टे क्या होता है। आदमी जब भी कोई दावा करता है तो स्टे उसका एक लाजमी जुज़ होता है और स्टे का मकसद एक ऐसा आर्डर अदालत से हासिल करना होता है जो दौराने समाअत केस के दौराने समाअत वो लागू होता है। यानी कि यूँ समझें कि स्टे या हुक्म इम्तनाई, स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तनाई, ये हर तकरीबन केस के साथ इसका होना आम तौर पर ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई केस, सिविल केस, जायदाद के बारे में अदालत में पेश होता है मुकदमा, तो मुद्दई पार्टी की ये कोशिश होती है कि दौराने मुकदमा वो जायदाद महफूज रहे और मज़ीद वो ज़ाया होने से बच जाए, उस पर कब्ज़ा ना हो, या किसी के कब्ज़े में है तो वो कब्ज़ा उसके पास बरकरार रहे। कोई तामीर गैर कानूनी कर रहा है तो वो गैर कानूनी तामीर रुक जाए, या कोई कानूनी तामीर कर रहा है तो वो तामीर होती रहे, या वो प्रॉपर्टी जहाँ है वहीं रहे, किसी और के कब्ज़े में ना चली जाए, किसी के नाम पर मुंतकिल ना हो जाए। तो ये होता है स्टे। और स्टे अदालत का ऑर्डर होता है और ये दो किस्म का होता है, एक टेम्परेरी स्टे और एक मुस्तकिल स्टे। टेम्परेरी स्टे जब दावा दायर होता है तो उस वक्त एट द टाइम ऑफ फर्स्ट हियरिंग इसका फैसला हो जाता है। अदालत स्टे ग्रांट कर देती है या इनकार कर देती है। तो यूँ समझें कि ये वकील की सलाहियत का पहला इम्तिहान होता है, क्योंकि जो दावा करने वाला होता है वो एक मुश्किल में होता है, वो परेशान होता है और अपनी परेशानी लेकर वो अदालत में आता है और फौरी तौर पर, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी प्रॉपर्टी जिस पर वो क्लेम कर रहा है, जिसके बारे में उसने दावा किया है, ये तो मैं खैर इंशाअल्लाह तफसील से बताऊंगा कि सिविल नेचर के केसेस कितनी किस्म के होते हैं। लेकिन आज चूँकि हमारा मौजू स्टे के बारे में है तो मैं यंग लॉयर्स को भी मद्देनज़र रखता हूँ
अवामुन्नास को भी नज़र रखता हूँ, क्योंकि पहला तो यकीनन आम आदमी परेशान होता है और वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अब वो परेशानी जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद है, तो वो दावा लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस प्रॉपर्टी को वो एलिनेट होने से बचाता है कि ऐसा ना हो कि जिसके खिलाफ वो दावा कर रहा है वो प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर किसी के नाम पर मुंतकिल कर दे, किसी और के नाम पर, तो जाहिर है वो उसको तो नुकसान हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आगे चली गई। कब्ज़ा किसी और को दे दिया, फिर उसको पार्टी बनाना पड़ेगा, या उससे कब्ज़ा छिन जाता है तो यकीनन उसका नुकसान है, या वो कब्ज़ा यकीनन नहीं गैर कानूनी है किसी के पास, तो वो भी ये सारी बातें फर्स्ट हेयरिंग पर। और ये इसमें यूँ समझें कि वकील की ज़हानत और वकील का तजर्बा, और चूँकि मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि ये हमारे अदालती निज़ाम वकील के इर्द गिर्द घूमता है, और वकील की अहम ज़िम्मेदारी होती है, वो एक आम तौर पर हम एक हकायत है कि किसी वकील साहब ने कहा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ज़रा एहतियात से दवा दिया करें, आपकी छोटी सी गलती बंदे को 6 फुट ज़मीन में गाड़ देती है। तो डॉक्टर साहब ने आगे से जवाब दिया कि वकील साहब आप भी एहतियात से मुकदमे लड़ा करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती बंदे को 6 फुट ऊंचा लटका देती है। तो यकीनन वकील जब दावा तैयार करता है और उसके पास उसके क्लाइंट की ये दरख्वास्त होती है कि उसे स्टे चाहिए, अच्छा आम तौर पर ये भी मुवक्किलीन के ज़हन में होता है कि बस स्टे जो होता है यही दावा होता है। ऐसा नहीं होता, दावा मेन और होता है, और स्टे एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, जैसे कि मैंने मुख्तसरन आपके सामने अभी बयान किया है। तो उसमें जब दावा, और इसकी एक दावा है जो मेन दावा होता है जिसको प्लेंट की कहा जाता है, और उसके साथ एक दरख्वास्त होती है, वो यंग लायर्स के लिए ज़रूरी है उसको नोट करना, ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC सिविल प्रोसीजर कोड, वो उसके तहत दरख्वास्त होती है, बाकायदा उसके ऊपर टाइटल लिखा होता है, एप्लीकेशन फॉर स्टे अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC। तो उसमें कोर्ट के सामने जब ये दावा पेश होता है तो उस दरख्वास्त में 3 इंग्रेडिएंट्स मस्ट होते हैं। वो वकील अपनी ज़हानत से, अपनी काबिलियत से लिखता है कि प्राइमा फेसाई केस इज़ मेड आउट, यानी बादियो नज़र में केस बनता है, और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, आम तौर पर मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं लफ्ज़ को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पढ़ता हूँ
किताबों में भी अब यही गलती से ऐसी गलतियां चल निकलती हैं कि वो उन्हीं को सही कंसीडर कर लिया जाता है। लफ्ज़ बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। लिहाजा अब आप देखें ना, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, इसका मतलब और है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब और है। और इर्रिपेरेबल लॉस, ऐसा नुकसान जो रकम से उसकी तलाफी ना हो सकती हो। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत अहम हैं, और अगर ये ना लिखा हो, या ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं ये एक दरख्वास्त में न लिखी हो, तो उस पर स्टे नहीं मिलता, ना वो स्टे के काबिल होती है चीज़। तो ये यकीनन वकील ही जानता है, उसने CPC पढ़ी होती है, उसको पता होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो आम आदमी ये ना दरख्वास्तें लिख सकता है, ना ये दावे लिख सकता है, ये वकील ही का काम है। और जब वकील साहब फर्स्ट पेशी पे कोर्ट में पेश होते हैं, तो वो इन चीज़ों के ऊपर यंग लॉयर्स मोहतात होकर सुनाएं और इसको पल्ले बांध लें, यानी कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 और वकील का साथ ज़िंदगी का साथ है। क्योंकि हर दावे में ये दरख्वास्त दी जाती है सिविल साइड पर, यानी कि फौजदारी का मामला तो और है ना, सिविल यानी कि दीवानी मुकदमात में, ज़मीन के मुकदमे जो होते हैं उनमें, और वो चाहे सिविल जज के सामने दावा हो, अपील में हो तो वहाँ भी स्टे होता है, हाई कोर्ट में जाएं तो वहाँ भी स्टे होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ भी स्टे होता है। लिहाजा स्टे की बहुत अहमियत है, और इसका समझना वकला के लिए भी और अवाम उन्नास के लिए भी अहम है। लिहाजा वकील साहब जब अदालत के सामने बहस करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, अपने केस को पेश करते हैं, तो जज साहब इस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं कि क्या बादियों नज़र में केस बनता है, यानी कि केस पूरा लिखा जाता है, उसके हक़ाइक़ लिखे जाते हैं, उसको क्या परेशानी है, दावा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी अगर वो उसके पास कब्ज़ा है और दूसरा आदमी कब्ज़ा करना चाहता है तो वो क्यों काबिज़ है, क्या वो मालिक है, या उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो उस अपने कब्ज़े को मेंटेन रखवाना चाहता है, अदालत से मदद मांगता है कि मेरा कब्ज़ा ना छीना जाए। तो वो अपना वो हमारे यहाँ ये बड़ा एक अहम अल्फाज होते हैं, वेदर प्लेंटिफ हैज़ कम इन द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, क्या वो साफ हाथों से अदालत में आया या उसके अपने हाथ लिबड़े हुए हैं। तो अगर उसके अपने हाथ ही लिबड़े हुए हैं तो वो अदालत से क्या रिलीफ हासिल कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन वो साफ हाथों से उसे अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी कि मैं मालिक हूँ, मेरे पास दस्तावेज़ात हैं इस मिल्कियत के, और मेरे साथ ये अब दूसरे डिफेंडेंट है वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। तो अदालत इस चीज़ को देखती है कि क्या बादियों नज़र में केस बनता है, अगर बनता है तो फिर दूसरा पॉइंट वो देखेगी कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, कि अगर कोर्ट स्टे कर देती है, हुक्म इम्तनाई कर देती है, टेम्परेरी हुक्म इम्तनाई, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि एक टेम्परेरी हुक्म इम्तनाई होता है और एक मुस्तकिल होता है। टेम्परेरी फॉर इमीडिएट फर्स्ट हेयरिंग पे, और
परमानेंट होता है। जवाब आने के बाद फिर बहस होती है, फिर मुद्दाई को भी सुना जाता है, मुद्दई को भी दोबारा सुना जाता है, और फिर कोर्ट उस दरख्वास्त को या खारिज कर देती है तो या फिर उसको कंफर्म कर देती है टिल द फाइनल जजमेंट ऑफ द केस। तो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस यानी कि तराजू के वो अगर क्या दाएं तरफ तराजू झुक रहा है या बाएं तरफ झुक रहा है, यानी कि मुद्दई को नुकसान पहुंच रहा है हुक्म इम्तनाई देने में या मुद्दई को नुकसान पहुंच रहा है, तो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस ये देखती है अदालत। और अगर वो समझती है कि बैलेंस, जैसे वकील साहब पेश करते हैं कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस लाइज इन माय फेवर, मेरे हक में है, और कोर्ट भी ये समझती है कि यस अगर इनको स्टे ना किया गया तो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस इसके हक में है, मुद्दई के हक में। तो वो ज़ाहिर है सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे हक़ाइक़। और तीसरी चीज़ इर्रिपेरेबल लॉस, यानी कि क्या ऐसा नुकसान हो जाएगा इसका कि जो पैसों से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, रकम से तलाफ़ी नहीं हो सकती, वो इर्रिपेरेबल लॉस है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अगर मुद्दई कामयाब हो जाता है, यानी कि मुद्दई यूँ समझे कि वकील साहब मुद्दई के, तो फिर कोर्ट उसको स्टे कर देती है, स्टे ऑर्डर हो जाता है, हुक्म इम्तनाई ऑर्डर हो जाता है कि टिल द नेक्स्ट डेट देयर शुड बी नो चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, यानी कि उसका कब्ज़ा जहाँ है वहीं रहे, वो प्रॉपर्टी जहाँ है वहीं रहे, न वो आगे सेल हो, न वो किसी का कब्ज़ा किसी और का हो, न वो कहीं मुंतकिल हो। जो आज जो उसकी सूरत है वो एज इट इज़ रहेगी। और अगर इसमें स्टे के बाद वो स्टे की सर्विस हो जाती है दूसरे पार्टी पर और फिर तब्दीली होती है, तो फिर उसका कोर्ट को पावर्स हैं कि उसको जेल भेजे, उसको जुर्माना करे, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। वो एक और मौजू है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपसे मुखातिब हूँगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है। लेकिन आज चूँकि हमारा मौजू स्टे है, लिहाजा जब स्टे ऑर्डर हो जाता है टेम्परेरी, तो यूँ समझें कि आधा केस आपने जीत लिया, यानी कि इट मीन्स कि आपका केस सॉलिड है, जब भी तो आपको स्टे मिला है ना, क्योंकि अदरवाइज़ अदालतें स्टे नहीं करती, क्योंकि वो जब समझती हैं इस चीज़ को कि अगर स्टे कर दिया तो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस डिफेंडेंट के हक़ में चला जाएगा, उसको नुकसान ज़्यादा है। तो इस तरीके से हर दावा सपोर्टेड विद द स्टे एप्लीकेशन होता है आम तौर पर। वैसे बहुत कम शायद कोई दावा ऐसा हो जिसमें स्टे नहीं चाहिए होता, वरना कोशिश होती है हर जायदाद प्रॉपर्टी का जब दावा डिस्प्यूट होता है तो वो उसमें हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त ज़रूरी होती है। तो इंशाअल्लाह अब आप यकीनन समझ गए होंगे कि स्टे क्या होता है, और आप जब स्टे ले लेते हैं तो यूँ ना समझें कि बस आपने फिर जीत लिया कि स्टे हो गया। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि बस स्टे हो गया तो बस ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है, केस चलता है, फिर जवाब दावा आता है, फिर आपको शहादतें देनी पड़ती हैं, फिर मुद्दाई को शहादतें देनी पड़ती हैं, फिर बहस होती है, फिर जाके फ़ैसला होता है। तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल बनती है
तो अगर कोर्ट में आप कामयाब हो जाते हैं अपना मौक़िफ़ सही तस्लीम कराने में, एक्सप्लेन करने में, तो फिर परमानेंट स्टे हो जाता है। फिर वो परमानेंट जो आपके हक़ में ऑर्डर कोर्ट ने किया, डिक्री की, तो साथ ही स्टे भी परमानेंट हो जाता है। और वो ड्यूरिंग भी एक दफ़ा परमानेंट होता है जब आप जवाब दावा हो आ जाता है, लेकिन जब फाइनल डिग्री हो जाती है तो वो फिर परमानेंट ही डिग्री हो जाती है। तो इंशाअल्लाह अगला मौजू इंशाअल्लाह उम्मीद है मैं कोशिश करूँगा कि दावे कितनी किस्म के होते हैं, कब किस किस्म का स्टे होता है, तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मुझसे राब्ते में रहें। और इंशाअल्लाह कोई अगर आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मुझसे टेलीफोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।